काउंटर क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूं कि जम्मू में रीजन में अगर बीजेपी ने सारे कैंडिडेट्स खड़े किए 43 के 43, लेकिन कश्मीर की सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी क्यों नहीं खड़े किए? क्या उनको प्रत्याशी नहीं मिले या वो इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करना चाह रहे थे? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए रविंद्र जी, इस चीज को बीजेपी चाहे बोले नहीं बोले, लेकिन वो भली भांति इस चीज की जानती है कि आज की तारीख में एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, लंबी बहस का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी परिस्थिति को समझ करके और जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो 4-5 जिले हैं जहां पे ये जिसको कहते हैं एक वहाबीकरण जो बहुत ज्यादा है या यूं कहें कट्टरता बहुत ज्यादा है, वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से ना करके वहां पे परोक्ष रूप से जिस तरीके से जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रोक्सी के रूप में वहां पे चुनाव लड़वाया। तो ये एक राजनीति के तहत रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये पूरे देश को सोचने का विषय है कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कश्मीर के अंदर इतना सब कुछ होने के बाद में भी जनता इस आधार पे वोट ना दे, जनता केवल इस आधार पे वोट दे कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और ये लोकसभा चुनावों के अंदर भी आपको दिखाई दिया था, तो कहीं ना कहीं आप ये बताइए जब पोलराइजेशन की बात करते हैं, जब बात करते हैं हम धर्मनिरपेक्षता की, जब हम बात करते हैं बंटवारे की, तो मुझे एक बात बताइए क्या अब दूसरा वर्ग जो है जब वो लामबंद होता है तो कहते हैं नितिन कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? नितिन जी बोलिए। देखिए, मैं अभी निरंजन जी ने दो बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि केवल एक धर्म के लोग, आज हरियाणा में भी कांग्रेस आगे है, आज जम्मू रीजन में भी कांग्रेस आगे है, तो इस तरीके की बातें करके और किसी जनादेश का अपमान करना और इस तरीके की किसी धर्म के प्रति इस तरीके की बातें नैरेटिव सेट करना, मुझे नहीं लगता एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते उनको ये सब करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ईवीएम पे बात कर रही है। मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड बस कंप्लीट होनी चाहिए, 10 सेकंड की बात है। ईवीएम में ऐसी बात है कि जब लालकृष्ण आडवाणी जी खुद बीजेपी के तमाम नेता उस ईवीएम पर प्रश्न उठाते थे, हर तरीके के एग्जाम्पल देते थे, विदेशों से कंपेयर करते थे और उस समय परिणाम आते थे तो भी जनादेश के सामने वो सर झुकाते थे। तो ये एक परंपरा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी चीज के अंदर छेड़छाड़ की संभावना के आधार पर कोई बात कही गई है, कई तथ्य उसके लिए पेश किए गए हैं, दूसरे देशों के हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ये काम बीजेपी भी क्या करती थी। पर मुझे लगता है कि अगर आज रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो भी आप ईवीएम पे सवाल उठाएंगे? मैं देखिए मैडम, क्या होता है कि किसी चीज में अगर सुधार की गुंजाइश हो, परिणाम पे आप ये हमेशा यही बात, अगर किसी चीज में सुधार की गुंजाइश हो नहीं, लेकिन सुधार की गुंजाइश की आप बात कर रहे थे, सुधार की गुंजाइश तो फिर उसके बाद जब आपकी 10 साल यूपी की सरकार थी, इससे पहले जब आरोप लालकृष्ण आडवाणी लगाते थे, 10 साल में क्या सुधार आपने कर लिया? बहरहाल ये नतीजे